इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे, कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सेम मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, सो हम क्या फाइंड आउट करें? इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होगा? सपोज ये कोई लार्ज अपर्चर हम ले रहे हैं एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, and this is normal to the surface. This is the central point, suppose O, okay, and this is the radius of aperture. दूसरा हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, ओके, इससे हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू मेजर करेंगे। अब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। सपोज दिस इज द इंसिडेंट लाइट एट दिस पॉइंट, ओके, दिस इज μ1, दिस इज μ2। μ2 is greater than μ1, so this is suppose mn, mo हो गया, mo, this is the normal to the surface and this AB is parallel to this principal axis, okay, and suppose this is the incident light PQ, this is the incident light and this is refracted ray, okay, and now this is normal, then incident angle is this incident angle between the normal to the surface and incident light, incident ray, okay, and refracted angle, refraction angle कौन सा हो जाएगा? This is the refracted ray and this is normal to the surface, so this is equal to R, okay, and दूसरा एंगल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, वो क्या होगा? यहाँ ये रे है हमारे पास, तो अल्फ़ा 1 क्या हो जाएगा? अल्फ़ा 1 इज़ द एंगल बिटवीन रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, सो दिस इज अल्फ़ा 1। यहाँ अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज अल्फ़ा 2 and suppose this angle is theta. Theta angle is between the principal axis and normal to the surface. Principal axis and normal to the surface, okay. So this is theta. Theta is the angle between normal to the surface and principal axis. This is here, this is principal axis and this is normal to the surface, so this is theta. This is like ये normal है and this is the principal axis, okay, this is theta, okay. So from here we have Snell's law. Refraction, Snell's law क्या है? Snell's law, sin I by sin R is equal to क्या होता है? This is mu2 by mu1, and because we consider the para-axial system, so angles are very small, so we can write sin I is equal to I and sin R is equal to R, because I and R are also very small angle, so I by R is equal to μ2 by μ1, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? μ1I इज इक्वल टू μ2R, ओके। अब कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी? μ1 इंटू अल्फ़ा 1, ओके। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी? μ2 इंटू अल्फ़ा 2, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट y, इस पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, ओके। सो
दिस इज़ y2। अगर हम सेकेंड मीडिया से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो y2, फर्स्ट मीडिया से ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको y1 बोल देंगे, ठीक है। एक्चुअली y1 इज इक्वल टू y2। नाउ वी हैव i इज इक्वल टू, हम i की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, i एंगल i, दिस i इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा, अल्फा 1 प्लस थीटा, एंड r की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इज r, एंड r इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 2, ओके, अल्फा 2 प्लस थीटा। i एंड r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें फाइनली करना क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो i r की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, हम 1 एंड 2 की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। म्यू 1 i की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 प्लस थीटा, ओके, इज इक्वल टू म्यू 2 r की वैल्यू क्या है, अल्फा 2 प्लस थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको हम अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 अल्फा 1 प्लस म्यू 1 थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 अल्फा 2 प्लस म्यू 2 थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब म्यू 1 अल्फा 1 क्या है, लैम्डा 1, ओके, एंड म्यू 2 अल्फा 2 क्या है, लैम्डा 2, ओके, प्लस म्यू 1 थीटा और ये क्या है, म्यू 2 थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो हम लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1, ओके, इसको हम इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस थीटा कॉमन है दोनों में, ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे, फिर थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2, ओके। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज सपोज इक्वेशन 3। लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई, y1 इज इक्वल टू y2, ये इक्वेशन भी है हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक और देख लेते हैं, दिस इज दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ओके, ये इसके पैरेलल है। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, क्या आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स y2 बाय बेस। दिस इज लार्ज अपर्चर और दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। अगर हम इससे इसकी कंपेयर करें, दिस इज नेग्लिजिबल, सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू r। यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस r के इक्वल ही होगी, सॉरी, दिस इज यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेशन r के इक्वल ही होगी, दिस इज नेग्लिजिबल, ओके। सो टेन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 बाय r, ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस y2 बाय r। अब टेंजेंट थीटा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो थीटा इज इक्वल टू y2 बाय r। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। सो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो लैम्डा 2, सॉरी हाँ, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, y2 बाय r। y2 y1 दोनों सेम है, सो इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा 2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। सो इनिशियल कोऑर्डिनेट लैम्डा 1, दूसरा y1 और y2 दोनों सेम है, आप उसको y भी लिख सकती हैं, ठीक है। सो एक इक्वेशन हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए, y2 की इक्वेशन चाहिए, y2 इज इक्वल टू सॉरी y1, ओके, y2 एंड y1 दोनों सेम है,
तो हम इसको, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 0 लैम्डा 1, इसका कोफिशिएंट 0 कर दें। सो हमारे पास दो इक्वेशन ये आ गई है। इनको देख के अब हमें मैट्रिक्स लिखनी है। इन दोनों इक्वेशंस को देख के हमें मैट्रिक्स लिखनी है लैम्डा 2 y2। ओके, फाइनल कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन से हम वैल्यू लिखें। ओके, एक काम और कर लेते हैं, ये μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया एंड r इज़ द रेडियस ऑफ एपर्चर। ये किसके इक्वल होता है? ये p के इक्वल होता है। p इज़ द पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, p इज़ द पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड उसकी वैल्यू ये होती है। सो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इस टर्म की वैल्यू हम लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, दिस इज़ माइनस पी, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस आ जाएगा एंड दिस इज़ y1। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस, इसको आप माइनस पी कर लीजिए, माइनस पी y1। ओके, सो अब हम लिखते हैं लैम्डा 2 y2, लैम्डा 1 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1। ओके, y1 का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी। सेकेंड इक्वेशन में, y2 वाली इक्वेशन में लैम्डा 1 का कोफिशिएंट क्या है 0। ये लैम्डा 1 का कोफिशिएंट लिखा था तो इसके नीचे लैम्डा 1 का कोफिशिएंट से लिखेंगे। ये लैम्डा 1 के कोफिशिएंट्स हैं, ये y1 के कोफिशिएंट्स हैं। सो लैम्डा 1 का कोफिशिएंट यहाँ 0 है एंड y1 का कोफिशिएंट 1 है। सो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिंग मैट्रिक्स एंड दिस इज़ लैम्डा 1 y1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन से दिस फाइनल कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड ये इन दोनों के बीच का रिलेशन शो कर रही है। सो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, अगर आपसे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाए क्या होगा, या आपको रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिखने के लिए बोला जाए तो सेम प्रोसीजर है एंड दिस इज़ द रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इस केस में भी आपके पास डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होना चाहिए 1। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो भी हम इफेक्ट निकाल रहे, ट्रांसलेशन इफेक्ट निकाला था उसका डिटर्मिनेंट क्या था 1 आया था। सेम इन दिस केस रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं या रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जो निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आना चाहिए। 1 इंटू 1, ओके, माइनस दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1।